जय हिंद। आप सभी का लक्ष्य साथी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इसके अंदर देखेंगे कि 1962 का भारत चीन के मध्य युद्ध, इसके अंदर आखिर क्या कमियां रह गई थी जिसके कारण भारत चीन से हार जाता है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि जो कमी हमें रह गई, जो कमी 1962 में रह गई थी, क्या उन कमियों की पूर्ति अब की गई। जैसे कि उस समय जो प्रमुख गलतियां थी, जो भारत के प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, युद्ध के समय दूसरे देश में थे, नेपाल में, वहीं से युद्ध की घोषणा करते हैं। जो भारत के रक्षा मंत्री है उस समय विदेश में थे, लंदन में। इसके साथ ही जो हमारे रक्षा मंत्री है वो युद्ध में वायुसेना और नेवी, इंडियन नेवी का प्रयोग नहीं करते हैं। नहीं, उस समय हमारी जो भारत की जो वायुसेना चीन से ज़्यादा अच्छी थी, और नेवी, है ना, नेवी उस समय भारत की चीन से अच्छी थी, लेकिन नेवी और वायुसेना का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये भी सबसे बड़ी कमी साबित होती है। और हथियारों की कमी, हमारे जो सैनिक है, सोल्जर थे, ये लड़ रहे थे, लड़ाई के मध्य इनके पास हथियारों की कमी आ जाती है, हथियारों की पूर्ति नहीं होती है, कपड़े और खाद्य सामग्री जो उनकी कमी हो जाती है। इसके साथ ही आपूर्ति, सप्लाई, यानी कि उस समय हमारे जो पहाड़ी इलाके थे ना, वहाँ पर भारतीय सड़क नहीं बनाया करते थे। उसका एक रीजन था, भारतीयों की ये सोच थी कि यदि हम यहाँ पर सड़क बना देंगे ना पहाड़ी इलाकों में, तो चीन क्या करेगा, इन सड़क के माध्यम से भारत के अंदर आ जाएगा और जल्दी से कब्जा कर लेगा। लेकिन उस समय ये सोच है कि गलत साबित होती है। वर्तमान में इन क्षेत्रों पर सड़कें बनाई जा रही हैं, लेकिन उस समय माना जाता था कि यदि हम यहाँ पर सड़कें बनाएंगे तो इसका फायदा जैसे चीन उठा लेगा युद्ध के समय। इसके अंदर हम क्या देखेंगे, कि भारत पाकिस्तान के मध्य 1962 का युद्ध, इसके अंदर कि भारत ने कैसे चीन के साथ दोस्ती कायम करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए, किस प्रकार भारत चीन के साथ दोस्ती करने के लिए बार बार चीन का सहयोग करता है। फिर तिब्बत, बाद में चीन तिब्बत पर कब्जा कर लेता है, जिसका भारत पहले विरोध करता है। फिर पंचशील समझौता होता है, पंचशील समझौता। फिर जब तिब्बत पर कब्जा कर लेता है चीन, तो इसके अंदर भारत के नेता नाराज होते हैं। इसके बाद में चीन भारत पर हमला कर देता है। 1962 में चीन भारत पर हमला कर देता है, और फिर जब चीन हमला करने के बाद जो विदेशों में, जैसे कि अमेरिका, सोवियत संघ, इसका चीन की निंदा करते हैं, तो चीन भारत पर कब्जा जिन इलाकों पर कर लेता है, उसके बाद में युद्ध विराम की घोषणा करता है, और जो भारत के कब्जे चीन जीत लेता है उसको फिर से भारत को लौटा देता है। फिर कि भारत युद्ध में हारा, मानना पड़ेगा कि भारत युद्ध में हारा। तो हारा, तो उस हारने का कारण क्या था? क्या भारत के पास उस समय इतनी योग्य सेना नहीं थी? क्या चाइना के पास थी? यदि चाइना के पास सेना योग्य नहीं होती, वो भी जब भारत की जो नेवी, वायुसेना चीन से अधिक ताकतवर थी, इनके होती हुए भी भारत कैसे हार गया, इसके बारे में देखने वाले हैं। बात करें 1962 भारत चीन युद्ध, दोस्ती कायम की। क्या था कि चीन था ना, चीन, इस चीन में पहले अलग सरकार हुआ करती थी, लेकिन 1949 के अंदर यहाँ पर तख्ता पलट होता है, और यहाँ पर माओवादी सरकार आ जाती है। माओवादी क्या आ जाती है? सरकार आ जाती है। अब इस माओवादी सरकार आती है ना, इस माओवादी सरकार जो कि चीन पर अपनी सरकार स्थापित कर लेती है, तो भारत इस माओवादी सरकार को माओवादी सरकार है, इसको मान्यता देने वाला देश बन जाता है, इस सरकार को मान्यता देता है, ताकि चीन और भारत के मध्य रिश्ते अच्छे बने रहे। इसके बाद में जब संयुक्त राष्ट्र संघ है, इस संयुक्त राष्ट्र संघ में जो वीटोधारी जो पद होता है, तो भारत आगे से जाकर जो कि चीन को जो संयुक्त राष्ट्र संघ में पद दिलाता है, या पद खूब दिलाने की खूब कोशिश करता है, आखिर में चीन इस पद को ले भी लेता है, ताकि भारत और चीन के मध्य दोस्ती कायम की जा सके। लेकिन इसके साथ ही क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पर माओवादी सरकार आती है, तो 1950 में जो यहाँ पर आना चीन और भारत के मध्य एक देश हुआ करता था, स्वतंत्र देश, उस देश का नाम था
तिब्बत तिब्बत देश हुआ करता था। और तिब्बत देश है ना, जो कि एक बम्पर देश की तरह कार्य करता था। बम्पर देश वो होता है कि जो दो देशों के मध्य बीच का देश होता है, जो दोनों देशों के मध्य होता है। तो तिब्बत चीन और भारत के मध्य हुआ करता था। लेकिन जैसे ये तिब्बत है और यहाँ पर चीन है ना, और ये भारत है, बीच में हुआ करता था तिब्बत। लेकिन जैसे ही चीन है ना, जो तिब्बत पर कब्जा कर लेता है, चीन तिब्बत पर कब्जा कर लेता है, जैसे चीन तिब्बत पर कब्जा करता है तो चीन के साथ जो भारत की सीमा लगती है, वो भी बड़ी हो जाती है। सीमा क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। कैसे? क्योंकि जो तिब्बत की सीमा भारत से लगती है, अब वो सीमा चीन की हो जाती है ना। इसके बाद में जब चीन 1950 में तिब्बत पर कब्जा कर लेता है, तिब्बत पर कब्जा करने के बाद में भारत और चीन के मध्य एक संधि होती है। अब उस समझौते में क्या होता है? उस समझौते को कहते हैं पंचशील समझौता, जो कि 1949 के अंदर होता है। 1949 के अंदर इसके अंदर भारत है ना, जो कि तिब्बत पर चीन कब्जा किया था, इसको भारत मान लेता है ना। और इसके अंदर कुछ यानी कि शांति बनाए रखे भारत कहता है चीन से, चीन भारत से कहते हैं कि युद्ध में कुछ नहीं रखा, हम शांति से रहना चाहते हैं, शांति से रहेंगे और दोनों देश आपस में विकास करेंगे, दोनों देशों की जनता खुश रहेंगी, ऐसे लुभावने वादे किए जाते हैं पंचशील समझौते में। और पंचशील समझौते में भारत तो मान्यता दे देता है और व्यापार संबंधी भी कुछ समझौते होते हैं। जैसे कि भारत है ना, जो कि चीन को दिल्ली और कोलकाता में अपने व्यापार संबंधित जो सेंटर खोलने की अनुमति दे देता है। चीन भी भारत को है ना, जो ये यहाँ पर है ना तिब्बत में व्यापार करने की अनुमति दे देता है। इस प्रकार जो कि 1954 में जो पंचशील समझौता होता है, इससे लगता है कि भाई दोनों देशों के मध्य शांति कायम हो जाएगी, अब युद्ध कुछ नहीं होगा, है ना। इसके बाद में क्या होता है कि इसके बाद में अब जो ये तिब्बत है ना, जो चीन तिब्बत पर कब्जा करा था, इस तिब्बत को चीन जब कब्जा करता है तब तिब्बत की जनता को कुछ स्वायत्ता दे देता है। लेकिन जैसे 1959 के आसपास आते आते यहाँ पर आना, जो कि तिब्बती लोगों को जो स्वायत्ता दी गई थी, उसको उस स्वायत्ता में चीन कटौती करने लगता है। जैसे चीन कटौती करने लगता है स्वायत्ता में, तो तिब्बत की जनता यहाँ पर एक आंदोलन छेड़ देती है, यहाँ पर विद्रोह कर देती है। यहाँ पर क्या कर देती है? विद्रोह कर देती है 1959 में। और अब विद्रोह करती है ना तिब्बत की जनता, तो इसको चीन है ना, चीनी सैनिक इसको बहुत ही खतरनाक तरीके से यानी कि बल का प्रयोग कर जो ये विद्रोह हुआ था तिब्बत के अंदर, वहां पर मारकाट करके इस विद्रोह को शांत किया जाता है। इस विद्रोह क्या किया जाता है? शांत किया जाता है। यहाँ पर बहुत तिब्बती लोगों की जान जाती है। तो भारत है ना, जो कहता है कि भाई यहाँ पर है जो मारकाट करना, यदि यहाँ पर ये लोग जो विद्रोह कर रहे थे इनकी मांग को आप सुनो, यहाँ पर मारकाट करने से क्या होगा। लेकिन चीन यहाँ पर मारकाट करके इस विद्रोह को दबा देता है, इसका विरोध करता है भारत। और चीन से है ना, तो चीन के जो धार्मिक नेता थे, चीन के धार्मिक नेता थे दलाई लामा, राजगुरु, चीन के धार्मिक नेता थे, यानी जो तिब्बत जो तिब्बतियों के जो धार्मिक गुरु थे उसका नाम था दलाई लामा। अब दलाई लामा 1959 में तिब्बत छोड़कर भारत आ जाता है। चीन भारत से कहता है कि भाई जो तिब्बती जो दलाई लामा है ये आपके भारत में आ रहा है, आप इस दलाई लामा को भारत में शरण मत देना। लेकिन भारत फिर भी चीन के मना करने के बाद भी दलाई लामा को भारत के अंदर शरण दे देता है। तो अब चीन भारत पर आरोप लगाता है कि भारत ही है जो कि तिब्बत के अंदर जो विद्रोह भड़का रहा है, तिब्बत के अंदर अलगाववादी समूह को जन्म दे रहा है। भारत है ना, चीन भारत पर आरोप लगाता है कि भाई भारत है ना, जो कि तिब्बत के जो विद्रोही है, तिब्बत में जो विद्रोहीकारी है उनका भारत समर्थन कर रहा है, ऐसा आरोप चीन भारत पर लगाता है। और इसके बाद में 1959 में जो ये लद्दाख वाला एरिया ना भारत का, 1959 में लद्दाख वाले एरिया पर है ना, लद्दाख वाला जो पूर्वी एरिया है, इस पूर्वी एरिया पर चीन कब्जा कर लेता है। कब कर लेता है? 1959 में।
ये 1959 में ही चीन इस एरिया पर कब्जा कर लेता है, 1959 में ही, है ना। 1959 में लोगजू और लद्दाख, यहाँ पर लोगजू और लद्दाख नामक जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो 12,000 वर्ग मील, 12,000 वर्ग मील, कितना, 12,000 वर्ग मील, 12,000 वर्ग मील, यहाँ पर 12,000 वर्ग मील क्षेत्र पर 1959 में चीन यहाँ पर कब्जा कर लेता है। जैसे ही चीन यहाँ पर कब्जा करता है तो भारत सोचता है कि भाई चीन चलो कब्जा कर लिया, लेकिन हम बातचीत के जरिए अपना क्षेत्र वापस ले लेंगे, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। तो भारत है ना, जो कि 1959 से यहाँ पर है ना जो बातचीत करता है, पत्र लिखकर भेजते हैं, भारत के सैनिक पत्र लिखकर भेजते हैं, भारत के प्रधानमंत्री पत्र ऐसे एक बातचीत करते हैं ताकि यहाँ पर युद्ध ना हो, और बातचीत से ही यहाँ पर जो समस्या है, यहाँ पर जो चीन ने भारत पर कब्जा किया था जिस क्षेत्र पर, उसको छोड़ दे और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। भारतीयों की सोच थी, उस समय नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, तो उनका मानना था कि भाई लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है, हम राजी खुशी यहाँ पर रहेंगे। जो चीन आ गया है ना यहाँ पर, तो इसको हम राजी खुशी बातचीत के जरिए यहाँ से खंडा देंगे, ऐसा नेहरू जी का मानना था। तो अब इसके बाद में क्या होता है कि अब 1959 में चीन ने यहाँ पर कब्जा कर लिया, खूब 3 साल तक बातचीत हुई, लेकिन ये चीन जाता नहीं है भाई, हमारा जो क्षेत्र पर चीन ने कब्जा किया था उसको छोड़कर नहीं जाता है। इसके अलावा अब 1962 में चीन, यानी कि 8 सितंबर 1962 को चीन, 8 सितंबर 1962 को चीन नेफा संयुक्त नेफा ना, जो कि उस समय नेफा उस समय जो आज का अरुणाचल प्रदेश है ना उसको कहते थे। आज का अरुणाचल प्रदेश, पहला उसका नाम था नेफा। तो चीन जो अरुणाचल प्रदेश पर अतिक्रमण कर लेता है, चीन यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है ना, इस पर क्या कर देता है, हमला कर देता है, इस पर चीन हमला कर देता है। कब कर देता है, 8 सितंबर 1962 को, जो ये अरुणाचल प्रदेश का इलाका है यहाँ पर कर देता है हमला कर देता है, और भारतीय इलाके में यहाँ पर घुस जाता है, भारतीय इलाकों में यहाँ पर घुस जाता है ना। भारतीय सेना यहाँ पर पीछे हटने पर कुछ मजबूर हो जाती है, यानी कि यहाँ पर ये चीनी सैनिक घुस जाते हैं। इसके बाद में पहला मोर्चा तो यहाँ पे 8 सितंबर को खुलता है, फिर एक और इसके बाद में एक बार और यहाँ पर मोर्चा खुलता है, वो था 20 अक्टूबर। अब 20 अक्टूबर को जो चीनी सैनिक है ना, चीन जो कि लद्दाख से लेकर और ये यहाँ पर है ना जो नेफा, इस क्षेत्र पर हमला करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस क्षेत्र पर हमला करता है। अब यहाँ पर है ना जो कि ये अक्साई जो ये लद्दाख वाले क्षेत्र है, यहाँ पर भारतीय सेना बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर लड़ाई करती है, और यहाँ पर 1 इंच भी जो चीनी सैनिक है उसको आगे नहीं बढ़ने देते हैं, भारतीय इलाकों में नहीं आने देते हैं। और यहाँ पर जो लद्दाख वाला क्षेत्र है, यहाँ पर भारत जो चीनी सैनिकों को अंदर घुसने से रोकने में सफल होता है। इसके अलावा यहाँ पर है ना जो कि भारतीय सेना कुछ कमजोर पड़ जाती है, और यहाँ पर है ना जो कि यहाँ पर 20 अक्टूबर को लद्दाख वाले क्षेत्र में तो भारत ने इसको रोक दिया चीन को, और जो नेफा वाला क्षेत्र है यानी कि अरुणाचल प्रदेश, इसके अंदर ये अंदर तक घुस जाते हैं और असम तक ये आ जाते हैं, है ना। अब जैसे यहाँ पर ये आते हैं 20 अक्टूबर को, तो उस समय दो महाशक्तियां हुआ करती थी, 2 महाशक्तियां विश्व में हुआ करती थी। एक का नाम था संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरे का नाम था सोवियत संघ। संयुक्त राज्य अमेरिका को हम कहते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, है ना, और ये यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ हुआ करता था। अब जब चीन है ना जो कि भारत के क्षेत्रों पर कब्जा करता है, तो ये जो विश्व की महाशक्तियां थी ये चीन का विरोध करती है कि भाई ऐसा किसी देश के क्षेत्र पर कब्जा करना सही नहीं है, गलत है। चीन पर विश्व का दबाव बनता है, विश्व के अनेक देश चीन पर दबाव बनाते हैं कि भाई आप ऐसे ही किसी देश के क्षेत्र पर कब्जा नहीं कर सकते, है ना। चीन की जो जितने भी व्यापार संबंधित समस्या उत्पन्न हो जाती है, विदेशों में चीन का व्यापार ठप पड़ जाता है, तो चीन बाध्य होकर
चीन है ना, जो कि क्या करता है 21 नवंबर 1962 को एक तरफा यानी कि केवल चीन एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा करता है। चीन 21 नवंबर 1962 को एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा करता है। इसके साथ ही यह भी घोषणा करता है कि जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है ना, ये वास्तविक नियंत्रण रेखा है ना, वास्तविक नियंत्रण रेखा, तो इस वास्तविक नियंत्रण रेखा से चीन चीन 20 किलोमीटर, चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा से चीन 20 किलोमीटर पीछे हट जाएगा, यानी कि चीनी इलाकों में चला जाएगा। लेकिन ये चीन है ना, ये चीन क्या करता है, जो ये नेपाल वाला क्षेत्र है यानी कि अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है, यहां से तो पीछे हट जाता है। लेकिन जो लद्दाख वाला क्षेत्र है, जो लद्दाख वाला क्षेत्र है, इस पर चीन ने कब्जा किया था, यहां से पीछे नहीं हटता है। यहाँ तो ये कब्जा करके बैठ जाता है और ये अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है ना, यहीं से पीछे हट जाता है। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में छह देश इंडो अफ्रीकी देश, छह देश, वो छह देश थे। एक तो एशिया का, जो दक्षिण एशिया का, मतलब ये एक तो इंडोनेशिया था और एक कंबोडिया था, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका था, संयुक्त अरब गणराज्य था, चौथा घाना जो कि अफ्रीका का देश है, घाना वो था, और एक सिलोन। पहले सिलोन को श्रीलंका के नाम से नहीं, जो सिलोन है ना, उस सिलोन को अब श्रीलंका के नाम से जाना जाता है। और है ना, इंडोनेशिया, कंबोडिया, संयुक्त अरब गणराज्य, घाना, सिलोन, है ना, ये देश मिलकर भारत और चीन के मध्य जो युद्ध हो रहा था, इस युद्ध के को शांत करने के लिए ये देश मध्यस्थता की भूमिका निभाते हैं और कोलंबो प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करते हैं। कोलंबो प्रस्ताव पर, अब कोलंबो श्रीलंका की जो है ना, कोलंबो प्रस्ताव पर क्या करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं। इस कोलंबो प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करके युद्ध को मतलब शांति के लिए करते हैं। और इसके अंदर चीन को यह शर्त माननी पड़ती है कि भाई वो जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है ना, इस वास्तविक नियंत्रण रेखा से 20 किलोमीटर पीछे हट जाएगा। तो चीन है ना, जो ये नेपाल वाला क्षेत्र है यानी कि अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है, यहीं से तो ये पीछे हट जाता है। लेकिन जो ये लद्दाख वाला क्षेत्र है, यहीं से पीछे नहीं हटता है। तो ये समस्या आज तक बनी हुई है। आज तक ये समस्या क्या हुई है, बनी हुई है कि जो ये अक्साई चीन वाला क्षेत्र है, यहाँ पर अभी भी चीन का कब्जा है। यहीं से तो, यहाँ से तो ये पीछे हट गए, लेकिन यहाँ पर ये जो ये 1959 में कब्जा कर लिया था, यहीं से हाल तक ये बना हुआ है। तो हमको मानना चाहिए कि हम किन कारण से यहाँ पर हमको सेना, देखो यहाँ पर तो हमारी सेना ने अच्छा मोर्चा संभाला, एक कदम भी चीनी सैनिकों को आगे बढ़ने नहीं दिया, क्योंकि चीनी सैनिक छोटे छोटे तो होते हैं, गोरे गोरे छोटे छोटे बालक से तो ये होते हैं चीनी सैनिक। और हमारे जो पंजाब के जो जवान होते हैं 6 फीट 7 फीट के, तो चीनी सैनिक कहाँ डटे इनके पास। तो यहाँ तो हमारे मोर्चा संभाल लिया, लेकिन जो यहाँ पर है ना, हमको अधिक हानि उठानी पड़ी। तो इसके कारण से इनकी जो गलतियां रही, तो एक तो देखो जो हमारे प्रधानमंत्री थे उस समय नेहरू जी, तो नेहरू जी क्या के नेपाल के जो काठमांडू है, इस काठमांडू पर जाते हैं और वहीं से घोषणा कर देते हैं कि चलो भाई यहीं से हम तो युद्ध की घोषणा करते हैं। तो भाई जो प्रधानमंत्री खुद के देश में नहीं है, दूसरे देश में है और वहीं जाकर घोषणा करता है, तो ये कहीं सही बात है क्या, नहीं है ना। फिर दूसरे ये कारण था कि रक्षा मंत्री, जो भारत के रक्षा मंत्री थे, उसका नाम था कृष्ण मेनन। क्या नाम था, कृष्ण मेनन। अब एक कृष्ण मेनन युद्ध के समय लंदन यानी लंदन में है। जो भारत का जो रक्षा मंत्री है, वो रक्षा मंत्री लंदन में बैठा है और युद्ध चल रहा है भारत में, ये भी सही बात नहीं है। इसके बाद में अभी जो कृष्ण मेनन है ना, एक कृष्ण मेनन, इसने 2 गलतियां और भी बड़ी की। एक गलती थी कि वो जो भारतीय नेवी थी ना, जो भारतीय नेवी, समुद्र के अंदर जो नेवी चलती है, नेवी नौसेना, तो नौसेना उस समय भारत की चीन से अधिक ताकतवर हुआ करती थी, चीन से अधिक ताकतवर हुआ करती थी। लेकिन इस कृष्ण मेनन ने जो कि हमारी जो नेवी थी, इसको अनुमति नहीं दी। यदि अनुमति देती ना, तो ये उस टाइम हमारी ताकतवर थी, चीन को जाकर है ना, जाकर वहां पर कुछ जवाब देती।
इसके अलावा जो वायुसेना थी, इस वायुसेना को भी इस कृष्ण मेनन ने अनुमति नहीं दी, कि वायुसेना को लड़ने दिया ही नहीं। और ये जो ये आते ना नेवी, इस नेवी को भी लड़ने दिया ही नहीं। देखो यहाँ पर ये चीनी सैनिक आ रहे थे, चीनी सैनिक आ गए असम तक, तो यहाँ पर जो हमारी वायुसेना जाकर इनको समाप्त कर सकती थी आराम से, लेकिन इस कृष्ण मेनन ने आदेश नहीं दिया, उल्टा मना और कर दिया कि नहीं, वायुसेना का प्रयोग नहीं करना है। ये चोटाई से कह रहा था कि भाई यदि हम इसके अंदर जो ये नेवी है ना और ये वायुसेना है ना, इनका प्रयोग करेंगे तो ये एक बड़ा युद्ध का रूप ले लेगा, और बड़ा रूप, ये डर गया। इसने कहा कि यदि हम नेवी और वायुसेना का यदि प्रयोग कर लेंगे ना तो युद्ध एक बड़ा रूप ले लेगा। अरे भाई, जब युद्ध हो ही रहा है तो बड़ा और छोटा क्या होता है? यदि यहां पर हम नेवी और वायुसेना का प्रयोग कर लेते तो शायद हम नहीं हारते युद्ध को। इसके अलावा हथियारों की कमी, यहां पर हमारे जवान लड़ रहे हैं, जवानों के पास हथियार बीत जाते हैं, गोले बारूद बीत जाते हैं, अब वो क्या करें? तो ये भी एक तरीके से कमी थी। यहाँ पर हमारे सैनिकों के पास हथियार ही बीत जाते हैं। इसके अलावा कि कपड़े, जैसे कि यहाँ पर आना जो कि लद्दाख वाला क्षेत्र, यहाँ पर ठंड पड़ती है और यहाँ पर नवंबर दिसंबर का महीना चल रहा है, तो इस ठंड वाले इलाकों में जो कि बर्फ ही बर्फ जमी हुई है, -40 से 30 डिग्री तक तापमान है, तो यहाँ पर एक विशेष कपड़ा चाहिए था पहनने के लिए, भारतीय सेना के पास था ही नहीं, तो वो होना जरूरी था। इसके अलावा खाद्य सामग्री पहुंची नहीं सेना के पास, तो भूखे पेट कैसे लड़े। इसके अलावा आपूर्ति, कि पहले क्या सोचते थे भारतीय कि यदि हम जो बॉर्डर वाले इलाके हैं यहाँ पर यदि हम सड़क बनाएंगे तो ये दुश्मन देश है ना, जैसे कि चीन है, ये हमारी सड़कों का फायदा उठाकर यहाँ पर हमारे अंदर तक आ जाएगा, भारत के अंदर तक घुस जाएगा। डरते थे उस समय, लेकिन आज नहीं, आज तो हम ठेर जाकर सड़कें बना रहे हैं। तो ये कुछ कमियां थी, इस कमियों में बाद में सुधार किया गया और ऐसे आदमी को हटाया गया, क्योंकि यार उस समय यदि हम नेवी और वायुसेना को शायद दे देते अनुमति तो कुछ अलग ही मोड़ होता। तो फिर मिलते हैं, जय हिंद। हमने यहाँ पर मोटा मोटा बात किया है, इससे संबंधित अलग छोटे छोटे विषय हैं, उन पर अलग बात करेंगे, ठीक है।